नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो जो है वो अंधेरा हो गया था, इसलिए मैंने लगभग तमाम खिड़कियां खोली हैं, बत्ती भी जलाई है। बस कैमरे का फ्लैश ऑन नहीं है और आशा है कि इस वक्त जबकि 3 बजने वाले हैं, आज तारीख़ 20 अप्रैल 2020 है, तो इस वक्त अंधेरा नहीं होगा। जब मैं लाइव करती हूँ तो बहुत रोशनी होती है और जब मैं वीडियो पे स्विच करती हूँ तो अंधेरा हो जाता है। बहरहाल, मैंने कहा था कि सोमवार को आपको अपनी ज़िंदगी की पहली कहानी सुनाऊंगी, जिसे डीयू में पढ़ते हुए जानकी देवी कॉलेज फेस्ट में पहला स्थान मिला था। तो बिना ज़्यादा और किस्सों के, बिना लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के मैं वो किस्सा सुनाती हूँ। वो कहानी जो है छोटी सी है और वो बेला पत्रिका में छपी थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, शास्त्री जी के संपादन में उस वक्त। तब मैं तृतीय वर्ष में थी। वही पता भी इसमें लिखा है मेरा, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, इतिहास विभाग, तृतीय वर्ष। चश्मे की कहानी मैं सुना ही चुकी हूँ, तो अगर बहुत बहादुरी करूँगी तो जाऊँगी लेंस क्राफ्टर्स में आज या कल में, और पेन ड्राइव भी लेना है क्योंकि वीडियो तो जगह लेता है। बहरहाल कहानी जो है वो जितनी भाव प्रधान है उतनी ही घटना प्रधान भी, उतनी ही चरित्र प्रधान भी। मतलब ये नई कहानी का दौर है, अब तो नई हिंदी का भी दौर है। तो हम सब कुछ न कुछ नई भाषा, अपनी नई शैली तो ईजाद करते ही हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ज़िंदगी की बहुत साधारणता को स्वीकार नहीं कर पाती और विद्रोह करती है और पागल खाने भेजी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी अपने परिवेश की है, जिसमें हर आदमी से, हर व्यक्ति से, हर लड़की से ये अपेक्षित है कि बहुत तयशुदा ज़िंदगी जिए, ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ ना हो। तो विकास गाथा भी इसकी पृष्ठभूमि में निहित कही जा सकती है। बहरहाल कहानी जिसका शीर्षक है साधारणता। पता नहीं मेरा नाम मीनाक्षी क्यों है। न आँखों का आकार मीन सा है और न ही उनमें मीन जैसी चपलता है। जो लोगों को सम्मोहित कर ले, मेरी आँखें वैसी नहीं। मेरी आँखों में एक छटपटाहट थी, एक तड़प, एक तलाश। आज सिर्फ मौन है, थकान है। मेरे माता पिता ने सौंदर्य की कामना की होगी, उसके बाद सफलता की और फिर शांति की। लेकिन मैं न तो सुंदर ही हो सकी, न सफल और न शांत। 2 बड़ी बहनों और 2 छोटे भाइयों के बीच में मैं एक साधारण लड़की थी। वे चारों भी साधारण थे। वस्तुतः मेरा परिवार एक साधारण परिवार था और मैं उसकी एक साधारण सदस्य। फ़र्क सिर्फ इतना था कि बाकी सब अपनी साधारणता में खुश थे और इसलिए सामान्य थे। मैं बेहद नाखुश थी। समय के साथ चुपचाप चलते रहना, हर दिन वही काम दोहराना, शालीनता से ढकी गूंगी बहरी चिंदी चिंदी ज़िंदगी गुजार देना, इन सबों से मैंने समझौता नहीं किया था। बहुत पहले पता नहीं क्या ढूंढते हुए मैं घर के पीछे वाले जंगलों में दूर तक दौड़ती चली गई थी। लौटते हुए अंधेरा हो गया था। मैं डर रही थी, भय, अंधेरे से, अपरिचय से। लेकिन मेरे साथ थी एक बहकती हुई खुशी, अपनी बेमानी सी खोज की। घर की दहलीज पर पहुंचकर मेरे थिरकते हुए कदम कांप गए। सारे घर की रोशनी मुझे घूर रही थी। मैं इस घर की हूँ और मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। इस सुखद एहसास का संदर्भ इतना दुखद होगा मैंने नहीं सोचा था। यह बाद में पता चला कि वह अनिवार्यता मेरे लिए ही नहीं, उस रिश्ते के लिए थी जो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और मेरे घर की तालीम से मेरा था। उस शाम मुझे मेरी परिधि दिखाई गई। आंगन से थोड़ा आगे, क्षितिज से बहुत पहले, आसमान का एक धूल भरा टुकड़ा मेरे हिस्से में पड़ता था। लेकिन फिर भी वह बिंदु जहाँ से सूर्य लुप्त होता है, वह किनारा जहाँ से नदी पत्थरों के ऊपर से बहती है, जंगल के बीच का वह कोना जहाँ एक संगीतमय मौन है, इन सब के बारे में मैं सोचा करती थी।
सामाजिक उत्सवों में मेरी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा अकेली रही और अनपेक्षित भी। एक ख़ास समय तक पढ़ना, वह भी एक ख़ास तरीके से। मैं अपने भाई बहनों की तरह तकनीकी नौकरी पेशा पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहती थी। मैं पेंटिंग करना चाहती थी। मैं रंगों और रेखाओं के बारे में जानना चाहती थी। मुझे विषय का अनुशासन नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो मैंने उच्च तकनीकी शिक्षा पाई और न ही वे चित्र अंकित किए जो बरसों से मेरे सामने घूमते रहे। एक साधारण से कॉलेज की एक साधारण सी डिग्री और फिर सिर झुकाकर शादी कर लेना एक साधारण सा नियम था। यह अध्याय ठीक ऐसे ही घटित हुआ। अपने अकेले, अधूरे, असहाय सपनों को मैंने छिपा कर रखा था, बचा कर रखा था, शादी के बाद अपने पति को उपहार में देने के लिए। एक एहसास हमारे रिश्ते की सच्चाई और गहराई का। मैंने कल्पना की थी प्यार के जुनून की। पर अब लगता है शादी की साज सज्जा, गीतों की गूंज और चेहरों की भीड़ में यह शब्द फिसलकर दूर निकल गया था। मेरे पति मनीष एक सामान्य आदमी थे। उस रात मैंने अपना एक सपना पहली बार दफन किया था। सामान्य होने का अर्थ बुरा होना बिल्कुल नहीं है। सामान्य होने का अर्थ बुरा होना बिल्कुल नहीं है। मनीष बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक जिम्मेदार बेटा, एक जिम्मेदार भाई, एक जिम्मेदार अफसर और एक जिम्मेदार पति। लेकिन मैं अपने पति की एक जिम्मेदारी, एक संपत्ति मात्र बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैं आकंठ प्यार में डूबना चाहती थी। मैं चाहती थी हम सुरक्षा और स्नेह का व्यापार न करें। मैं सिर्फ वंश और वृद्धि के लिए परिवार नहीं चाहती थी। मुझे एक आवारा प्यार की तलाश थी। मुझे एक आवारा प्यार की तलाश थी, लेकिन जिम्मेदारी और व्यावहारिकता के साथ आवारगी का मेल नहीं। फिर भी अपने पति में प्यार की मेरी तलाश जारी थी। मेरे पति का मेरे साथ होना वैसी आम बात नहीं थी जैसी सहजता से मेरे और मनीष के बीच सारी घटनाएं फिसलती चली जा रही थीं। मैं कुछ बातें थाम कर रखना चाहती थी, कुछ विशेष क्षण जो मेरे जीवन को संपत्ति बोध दें, जिन्हें मैं बुढ़ापे की धूप में पुरसुकून याद कर सकूं। इसलिए रात की नीरवता में मैंने घटनाएं दोहराई थीं। ऐसी ही एक रात मैं कुछ भूल गई। हमारी शादी के चौथे दिन हम एक फिल्म देखने गए थे। टिकट अब भी मेरे पास थे। मैंने उठकर देखा, पर उन पर फिल्म का नाम नहीं था। वह एक खूबसूरत सी फिल्म थी, पर उसका नाम। मैंने मनीष को उठाया। उस फिल्म का नाम क्या था जिसे शादी के तुरंत बाद हमने देखा था? पहले तो मनीष ने आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं समझी, पर सवाल शायद उनके लिए भी बहुत विशेष था। आंखें यूं चौंकी जैसे कुछ अघटित घटा हो। तुमने मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए उठाया? सिर्फ? मनीष के लिए क्या हमारी पहली फिल्म सिर्फ एक फिल्म थी जिसके नाम का न याद रखना वैसे ही था जैसे पड़ोस की दुकान का नाम न याद रहना? क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे प्रश्न की निरर्थकता साबित करके मनीष पुनः सो चुके थे। मैं रात भर सोचती रही, याद करती रही। सुबह तक मैं और कई बातें भूलने लगी थी। शादी पर मनीष की टाई का रंग, मनीष का मुझसे कहा पहला वाक्य, प्रीति भोज के खाने का स्वाद, मेरी नई अंगूठी के नग का आकार। उफ, मैं थकने लगी थी। मैं सोना चाहती थी, लेकिन यह हर रात का सिलसिला हो गया था।
सोती तो एक सपना देखती, एक ही सपना। मैं किसी अनजान स्टेशन पर छूट गई हूँ या छोड़ दी गई हूँ। डर कर मैं उठ बैठती, पसीने की एक ठंडी बूंद मेरी देह के आर पार हो मुझे जगा देती है। मनीष सो रहे होते, मुझे और भी अकेलापन लगता। मैं उन्हें उठाती। शादी के बाद मैं किस गाड़ी में आई थी, या मेरी कौन सी गाड़ी या मेरी कौन सी साड़ी सबसे सुंदर है, या इस घर की रसोई में मैंने पहली बार क्या बनाया था, या अगर हम घूमने जाएं तो कहाँ जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर या समुद्र के नीचे। पहले मनीष की आंखों में क्रोध होता था, फिर एक चिढ़, लेकिन इधर कुछ समय से एक आशंका, एक आतंक। मनीष मेरे सवालों से डरने लगे थे। फिर कल शाम ही तो मनीष मुझे यहाँ ले आए। यह एक मनोवैज्ञानिक अस्पताल है। सामने फूलों से भरा मैदान, बरामदे में आदमकद शीशे और एक भयानक सन्नाटा। शुरू में मुझे सुंदर लगा था। मुझे लगा था मैं और मनीष घूमने आए हैं। मुझे लगा था हम लौट जाएंगे, लेकिन मनीष मुझे डॉक्टर के कमरे में छोड़कर चले गए। काफ़ी देर बाद मुझसे डॉक्टर ने मेरा नाम पूछा। सामने ही मनीष की लिखावट में अस्पताल का भरा फॉर्म रखा था, मेरा नाम भी। तो क्या मनीष समझते हैं मैं अपना नाम भी भूलने लगी थी? क्या मनीष ने आपसे कहा मुझे अपना नाम याद नहीं? मैंने पहली बार डॉक्टर की ओर देखा। उन आँखों में एक गहरी संवेदना थी, या पता नहीं, वेदना। फिर डॉक्टर ने कई सवाल किए। डर लगता है? हाँ। किससे? इसका जवाब मुझे नहीं पता था। कोई तलाश है? हाँ। किसकी? इसका भी जवाब मुझे नहीं पता था। फिर कई ख्याल तैरते डूबते आ रहे थे। फिर एक लंबा मौन। आइए आपको अपने कमरे तक छोड़ दूँ, अब आप यहीं रहेंगे। मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर है, खुला, हवादार। मैं अभी खिड़की के पास बैठी हूँ। बाहर अनंत खुलापन है। कमरे में भी सवालों के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन सवालों का कोई मतलब नहीं रहा। कल शाम उस घटना की मौत हो गई जिससे मेरे अधिकांश सवाल जुड़े थे। उस मौत के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। मेरी आँखें बाहर देख रही हैं। अभी डॉक्टर आए थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस कहकर चले गए, आपकी आँखें सचमुच सुंदर हैं। मुझे अच्छा लगा, वह बस यह कहने आए थे। बस यही कहानी है छोटी सी। और नीचे मेरे पते में लिखा है इतिहास प्रतिष्ठा, तृतीय वर्ष, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली। 1996 में मैंने ग्रेजुएट किया था, तो उससे पहले की कहानी होगी। और मुझे लगता है 95 की कहानी है। और बैठकर ऑन द स्पॉट लगभग लिखना था, वहीं बैठकर लिखा था जानकी देवी कॉलेज में। मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी जो वस्तुतः हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में एक कलाकार मन की त्रासदी दिखाती है, और प्रेम की तलाश जो रूटीनी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाती और भूखी रह जाती है, जो सेक्स नहीं है और सेक्स के बाद बहुत बेचैन होती है, वो बात इस कहानी में दिखाई गई थी। तो शुक्रिया आपका सुनने के लिए। आशा है आपको पसंद आएगी। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं पंखुड़ी सिन्हा आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। लॉकडाउन का ये एक और दिन है, अभी 13 दिन और हैं, और आपसे इस तरह रिकॉर्डिंग के ही माध्यम से बातें करने से मेरे लिए ये दिन आसान होते हैं, और आशा है कि आपको भी अच्छा लगेगा। हम कुछ साझा करें अपने अपने बारे में। ये जितनी मेरी कहानी है उतनी ही मेरी रचना यात्रा का हिस्सा भी। धन्यवाद। शुभ दिन।